सभी को सुमध्यान। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम लोग क्षितिज पाठ में, क्षितिज की पुस्तक में पाठ उत्साह और अट नहीं रही पढ़ेंगे, जिसके रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ लिया है, कौन सा पाठ पढ़ा हम लोगों ने, बोलिए। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा है कौन सा पाठ, बताइए। आत्मकथ्य। आत्मकथ्य। आत्मकथ्य हमने पढ़ा, वो हमने समझ लिया है। उम्मीद है आप लोग उसकी व्याख्या जरूर लिख लेंगे, उसका भावार्थ लिख लें अपने शब्दों में, तो कभी भूलेंगे नहीं, याद रहेगा। प्रश्न कहीं से भी बनेगा, आप बना पाएंगे। तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं। क्षितिज, क्षितिज पुस्तक से उत्साह और अट नहीं रही, छोटी छोटी कविता है, दोनों ही कविताओं को हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग लेखक परिचय ले लेते हैं, ठीक। चलिए, तो सीधे लेखक परिचय की ओर चलते हैं। हाँ, तो ये रहा हमारे सामने लेखक परिचय। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के महिषादल में सन 1899 में हुआ। आप लोगों ने पिछले दिन देखा था कि हम लोगों ने पढ़ा था कि छायावादी कवि थे वो। कौन? अभी जो हमने आत्मकथ्य पढ़ा, जयशंकर प्रसाद। तो ठीक ये भी छायावादी कवि ही है। छायावादी का समय कब से कब तक मैंने बताया था? 1918 से 1936 तक, ठीक है। तो चार स्तंभ मैंने बताए थे, यानी चार लोगों की वजह से ये छायावाद, यानी छायावाद एक समय सीमा है, ऐसा कुछ नहीं, आप लोग घबराइए नहीं। छायावाद नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि उस समय लोग कल्पना में कुछ ज्यादा ही जी रहे थे, ठीक है ना। और लोगों पर प्रभु की छाया पड़ रही थी, और लोग क्या कर रहे थे, ये कल्पना कर रहे थे कि हमारा देश आजाद हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें कुछ विशेषताएं थी। तो वो जो समय सीमा थी 1918 से 1936 के बीच, तो चार लेखक खास करके इसका पालन कर रहे थे। और वो कौन कौन थे? अच्छा, और वो कौन कौन थे? मैंने आपको बताया था मुख्य रूप से प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी थे। प्रसाद मतलब जयशंकर प्रसाद, ठीक है ना। निराला मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है ना। पंत मतलब सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है। और एक वर्मा यानी महादेवी वर्मा, ठीक है ना। ये लोग थे, ये कुल मिलाकर चार लोग, चार मुख्य स्तंभ थे, जो कि 1918 से 1936 तक के बीच बीच जो भी रचनाएं आई, खास करके कविता के रूप, कविता के क्षेत्र में, ठीक है ना। हिंदी साहित्य में जो कविताएं लिखी गई वो, ठीक है ना, तो उसमें छायावाद का ही ज्यादा प्रभाव था। यानी छायावाद में किसका था? वो लोग प्रकृति प्रेमी थे, प्रकृति। इसीलिए सुमित्रा नंदन पंत को हम प्रकृति के सुकुमार कवि भी कहते हैं, ठीक। तो यहाँ पर उन चार स्तंभों में से हमने एक स्तंभ को पढ़ा, एक और स्तंभ को हम पढ़ेंगे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म, जैसा कि आपने देखा, कि बंगाल के महिषादल में सन 1899 में हुआ। वे मूलतः गढ़ा कोला यानी जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश के निवासी थे। निराला के औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिषादल में ही हुई, ठीक है। उन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया, खुद से। स्वाध्याय मतलब खुद से पढ़ना। वे संगीत और दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता थे, संगीत के बारे में बहुत कुछ जानते थे। और दर्शन शास्त्र, दर्शन शास्त्र क्या होता है? फिलोसफी, ठीक है ना। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला था। इनसे वो खासा अच्छे खासे प्रभावित थे, ठीक। अब आगे देखते हैं। उसके बाद है, निराला का पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा था। देखिए, मैंने आपको बहुत पहले ही कहा था, याद कीजिए, कि जितने भी रचनाकार आपको मिलेंगे वो क्या करेंगे? उनके जीवन में दुख ही दुख है, कष्ट ही कष्ट है, ठीक। तो वो तो होगा ही। अब आगे देखते हैं। तो इनके भी जीवन में वही था। निराला का पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा था। आत्मीय जनों के असामयिक, आत्मीय जनों माने उनसे जुड़े हुए जितने लोग थे, बेसमय माने अकाल मृत्यु हो गई उनकी। तो ये सब लोगों से दूर हो गए, जिनसे जिनसे ये जुड़े हुए थे, उन सब लोगों का देहांत हो गया। यहाँ तक कि इनकी पत्नी भी नहीं बची, इनकी बेटी तक नहीं बची। इनकी बेटी, जब बेटी का देहांत हुआ था, तो इन्होंने लिखा था सरोज स्मृति, ठीक है ना। सरोज स्मृति, इनकी बेटी का नाम था सरोज, इसीलिए सरोज स्मृति, अपनी बेटी के याद में उन्होंने इस कविता को लिखा था। उसके बाद इनकी पत्नी भी नहीं रही थी, तो पत्नी पत्नी जब नहीं रही तो उनके लिए, जब सब लोग दूर हो गए थे, तो उन्होंने लिखा था, स्नेह निर्झर बह गया है, रेत ज्यों तन रह गया है, आम की यह डाली जो सूखी दिखी कह रही, अब यहाँ पे क्या चिट्ठी आती नहीं। यहाँ पर कहने का मतलब यह एक आम का पेड़ है, आप सोच रहे हैं, और उसमें पक्षी नहीं आ रहे हैं। यहाँ कहीं ना कहीं निराला जी अपने बारे में कह रहे हैं कि वो जैसे जैसे बूढ़े हो रहे हैं, यानी जब कोई पेड़ बूढ़ा हो जाता है, यानी सूखने लगता है, तो वहां पर कोई पक्षी नहीं आता है। ठीक उसी प्रकार जैसे जैसे मेरी उम्र ढल रही है, मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ,
मेरे अपने लोग मेरा साथ छोड़ते चले जा रहे हैं। तो ये बहुत दुखी हो गए थे, ठीक है ना। तो आत्मीय जनों के असामयिक निधन ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया, बहुत टूट गए थे, उन्हें लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता। साहित्यिक मोर्चे पर भी उन्होंने अनवरत संघर्ष किया। साहित्यिक मोर्चे पर उन्होंने, साहित्य के क्षेत्र में भी उन्होंने बहुत संघर्ष किया। आपको पता है इनकी जो पहली कविता थी उनको कितनी बार रिजेक्ट कर दिया गया, हटा दिया गया, बोला कि नहीं छपेगा। लेकिन लास्ट में वही कविता जो नहीं छप रहा था वही छपी। किसमें? छायावाद, ठीक है ना। छायावाद शीर्षक से सरोज स्मृति इनकी पहली कविता थी। आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। तो साहित्यिक मोर्चे पर भी उन्होंने अनवरत संघर्ष किया, यानी कि हमेशा संघर्ष करते रहे और समय के साथ खुद को बदलते रहे। ये भी बहुत बड़ी विशेषता थी इनकी। इसीलिए इन्होंने छायावाद में भी लिखा, प्रगतिवाद में भी लिखा, ठीक है ना। दोनों में ही इन्होंने काफी रचनाएं की, और उससे पहले भी कुछ छोट छोट रचनाएं हैं और आगे भी। यानी ये प्रगतिशील रचनाकार माने गए, प्रगतिशील लेखक माने गए, ठीक है ना। अब आगे देखिए, उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। ये जो पुस्तक है, पुस्तक का जो है नाम है, लेकिन ये भी एक कविता ही है। लेकिन एक मुख्य कविता को लेकर उसके अंदर ढेर सारी कविताएं हैं। तो इतने सारे जो पुस्तक हैं, अब ऐसा नहीं है कि अनामिका में केवल एक कविता है। आप कभी अगर उठा कर देखें तो उसमें आपको लगभग 80 से 100 कविताएं मिल जाएंगी। तो हर एक में वैसे ही है। उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन में भी उनकी ख्याति अविस्मरणीय है। यहाँ उपन्यास भी वो लिखते थे, कहानी भी लिखते थे, आलोचना और निबंध लेखन में भी उनकी काफी ख्याति थी। अविस्मरणीय है, अविस्मरणीय में जिसे भुलाया नहीं जा सकता। निराला रचनावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। 8 खंडों में, एक खंड लगभग लगभग 400 पृष्ठों का होता है, मैंने आप लोग को एक बार बताया था। अब देखिए आगे, निराला विस्तृत सरोकारों के कवि है। विस्तृत सरोकार मतलब क्या होता है? सरोकार का मतलब होता है संबंध, विस्तृत मतलब व्यापक। यानी वो प्रकृति को भी अपना समझते थे, अपने लोगों को तो अपना समझते थे, देश को तो अपना समझते थे, अपने परिवारजनों को तो अपना समझते थे। वो प्रकृति से भी उनका बहुत लगाव था, वो प्रकृति को भी अपना ही मानते थे। दार्शनिकता, विद्रोह, यानी उनके अंदर विद्रोह की भावना थी। जो चीज गलत होता था उसका विद्रोह करते थे, विरोध करते थे। क्रांति की भावना थी उनके अंदर, प्रेम की तरलता थी, और प्रकृति का विराट तथा उदात्त चित्र उनकी रचनाओं में उपस्थित है। प्रकृति के बारे में भी उन्होंने काफी चित्रण किया है, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे उत्साह और अट नहीं रही। यहाँ पर प्रकृति के बारे में वो कहते हुए कहीं ना कहीं हम लोगों को भी वो क्या करते हैं? प्रेरित करते हैं। क्या करते हैं? हमें उत्साहित करते हैं, ठीक है ना। आगे, उनके विद्रोही स्वभाव कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोगों को संभव किया। यानी उन्होंने क्या किया है? पूंजीपति का खास करके विरोध किया। उन्होंने ऐसे शब्दावलियों का प्रयोग कर दिया है जो कि नहीं करना चाहिए था। यानी इतना क्रोध था उनके मन में कि उन्होंने लिख दिया है, अबे सुन बे गुलाब, पाई जो तूने खुशबू रंगो आब। अब यहाँ पे अबे सुन बे गुलाब का मतलब क्या है? यहाँ गुलाब का मतलब गुलाब नहीं है, यहाँ गुलाब का मतलब है पूंजीपति वर्ग, जो कि अमीर होते हैं, ठीक है ना। ऐसे लोगों को इन्होंने क्या किया था? काफी खरी खोटी सुनाई थी, ठीक है ना। तो निराला विस्तृत सरोकारों के कवि हैं। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट तथा उदात्त चित्र उनकी रचनाओं में उपस्थित है। उनके विद्रोही स्वभाव ने कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोगों को संभव किया। छायावादी रचनाकारों में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया। अब आपको बता दें मुक्त छंद क्या होता है। देखिए, दो चीजें होती हैं, एक छंद मुक्त होता है और एक छंदबद्ध होता है। छंदबद्ध मतलब कविता के नियम को पालन करना, उसके नियम में बंध कर कोई कविता की रचना करना, और एक है बिना नियम के। मैंने आप लोग से एक बार चर्चा की थी, आप लोगों को मैंने बताया था कि जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा है ये चंद्र गहना से लौटती है, तो ये छंद मुक्त है। अब आप कहेंगे तो सर वो भी तो छंद मुक्त है। बिल्कुल है, लेकिन कब की कविता है आप जरा वो भी ध्यान देंगे, तब आपको पता चलेगा कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला उससे पहले लिख चुके थे। यानी सबसे पहले अगर कोई मुक्त छंद का प्रयोग किया था तो वो थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आप चाहें तो इनकी कविता भिक्षुक पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। भिक्षुक, भिक्षुक में क्या है? भिक्षुक के बारे में, यानी एक भिखारी के बारे में। दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, चल रहा कुटिया टेक, ठीक है ना। मुट्ठी भर दाने को, अपनी भूख मिटाने को, इस तरह से वो कविताएं लिखी गई है। तो इसको आप क्या कर सकते हैं? गा नहीं सकते, इसलिए छंद मुक्त है, ठीक। मैंने आपको बताया था। जैसे कि और एक उदाहरण दे दूं जो कि आप पढ़ चुके हैं कक्षा 9 में, चंद्र गहना से लौटती बे, एक बीते का बराबर ये हरा ठिगना चना,
बांधे मुरैठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा है, पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हथेली, देह की पतली कमर की है लचीली। लेकिन वहीं आप अगर कोई और कविता को उठाए, जैसे ग्रामश्री को ले ले, तो फैली खेतों में दूर तलक मखमल सी कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें कोमल की सी उजली जाली। इसको आप गा सकते हैं। यानी ये छंद मुक्त नहीं है, ये छंदबद्ध है। लेकिन जब उसको गा नहीं सकते हैं तो उसे हम छंद मुक्त कहेंगे। यानी सबसे पहले छंद मुक्त इन्होंने ही इस्तेमाल किया। अब आप समझ गए होंगे। कितने लोगों को समझ में आ गया छंद मुक्त और छंदबद्ध क्या है? मैं आप लोगों को अलाउ कर देता हूँ। हाँ बताइए तो, छंद मुक्त और छंदबद्ध सब लोग समझ गए? बताइए तो जरा, सब लोग समझे? यस। ठीक है ना? यानी कि बंधन में बंध कर, यानी नियमों के बंधन में बंध कर जब कोई कविता की रचना होती है तो उसे हम छंदबद्ध कहते हैं। और जब नियम से मुक्त होकर हम लिखते हैं तो उसे छंद मुक्त कहते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। निराला विस्तृत सरोकार ये तो हो गया। अब देखिए यहाँ क्या लिखते हैं वो। छायावादी रचनाकारों में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया। शोषित यानी जिसका शोषण होता है, उपेक्षित यानी जिसे ध्यान नहीं दिया जाता है, ठीक है ना, पीड़ित जो कि बहुत ज्यादा कष्ट सहते हैं, और प्रताड़ित और जो बहुत ज्यादा कष्ट सहकर और जिनको बार बार दबाया जाता है, ठीक है ना, प्रताड़ित जन के प्रति उनकी कविता में जहां गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है, वहीं शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव। यानी वो क्या करते हैं, ऐसे लोग जो कि शोषित हैं, उपेक्षित हैं, पीड़ित हैं और प्रताड़ित हैं, उनके प्रति वो स्नेह रखते हैं, उनके प्रति वो संवेदना रखते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो पूंजीपति वर्ग है उसके प्रति प्रचंड क्या करते हैं, प्रतिकार का भाव रखते हैं, अर्थात विरोध। समझ में आया? जैसे कि मैंने अभी कहा ना, अबे सुन वे गुलाब पाई जो तूने खुशबू रंगो आब, खून चूसा अशिष्ट बैठा डाल पर बैठा इतरा रहा कैपिटलिस्ट, ऐसे करके उनकी कविता है। आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। आजकल तो गूगल है, आप तुरंत सर्च कीजिएगा ना, ये एक लाइन लिखिएगा वो पूरी कविता आ जाएगी। आप उसको पढ़ के देखिएगा। उसमें जो कैपिटलिस्ट के बारे में, या कैपिटलिस्ट कौन है, पूंजीवादी लोग। पूंजीवादी यानी जो लोग अमीर वर्ग के होते हैं, ठीक है ना, जो हमारा शोषण करते हैं। ठीक। अब वहीं उन्होंने जैसे भिक्षुक कविता लिखी है तो गरीब के बारे में है। वह तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर मैंने देखा उसे, ठीक है ना। तो तोड़ती पत्थर जो है, एक वो मजदूर को देखते हैं, कौन, महिला मजदूर को, और वो बेचारी इतनी गर्मी में पत्थर को तोड़ रही थी अपने बच्चे की भूख मिटाने के लिए, अपना परिवार चलाने के लिए। उस पर भी उन्होंने कविता लिख दी थी, ठीक है ना। तो ये तो रहा लेखक परिचय। सबको समझ में आ गया लेखक परिचय? लेखक परिचय में कुछ पूछना है आप लोगों को तो मैं आगे बढ़ूं। लेखक परिचय में किसी को कुछ पूछना यस है? सर। आ गया। नो पूछना सर। है? सब समझ में आ गया? तो चलिए अब हम लोग अगले पृष्ठ की ओर चलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे पाठ परिचय। तो देखिए, पाठ परिचय में दो कविताएं हैं, दोनों का परिचय हम पढ़ेंगे, ठीक है। दोनों ही, पहले देखिए, अगर पाठ परिचय ले लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कविता आखिर किस बात पे है, किस पे चर्चा की जा रही है। उत्साह, सबसे पहली कविता का नाम है उत्साह। तो उत्साह एक आह्वान गीत है। आह्वान गीत क्या होता है? आह्वान का मतलब लोगों को पुकार कर उनसे अनुरोध करना कि आप ऐसा करिए, ठीक है ना, इसको आह्वान कहते हैं। क्लियर? तो उत्साह एक आह्वान गीत है जो बादल को संबोधित है। यानी बादल के माध्यम से उन्होंने क्या किया है, अपने समय के रचनाकारों से यह आह्वान किया है, यानी यह गुजारिश की, ठीक है ना, यह अनुरोध किया है कि आप ऐसा करें। अब कैसा करें वो बताता हूं। बादल निराला का प्रिय विषय है। बादल पे उन्होंने काफी कविताएं लिखी हैं, ठीक है ना। तो बादल उनका पहले से भी प्रिय विषय रहा है। उसके बाद क्या है, कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है। अब देखिए, जो लोग गर्मी से परेशान रहते हैं, पीड़ित रहते हैं, प्यासे रहते हैं, ठीक है ना, गरीब होते हैं, तो जैसे ही बारिश होती है तो क्या होता है, गरीब से गर्मी से सबको राहत मिलती है। तो एक तरफ तो क्या करता है बादल, लोगों को राहत पहुंचाने का कार्य करता है, ठीक है, ठीक है ना। तो दूसरी ओर क्या करता है, दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस और विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी है। अब वहीं अगर ज्यादा बारिश हो गई तो क्या होता है, पूरा बाढ़ आ जाता है। अल्फिया रजा, क्या परेशानी है आपको? कोई बात है? चलिए कोई बात नहीं, मुझे नहीं पता था कि आप लोग ऐसा करेंगे। चलिए कोई बात नहीं, चलिए गलती से हो गई होगी शायद। चलिए आगे देखें। हाँ, तो मैंने क्या कहा, उत्साह एक आह्वान गीत है जो बादल को संबोधित है। बादल निराला का प्रिय विषय है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विध्वंस मतलब
जैसे अब जो नए अंकुर हैं, नई कल्पना है, तो उसके लिए विध्वंस होता है ना। मान लीजिए छोटे छोटे पौधे हैं, अब बहुत तेज बारिश हो गई तो बेचारा मर जाएगा, समझ में आया? विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला है। विप्लव का मतलब क्या होता है? विप्लव का मतलब होता है पुष्पित और पल्लवित, यानी कि जो बहुत ज्यादा माने वैभव कह सकते हैं, वैभवशाली, ठीक है ना। विध्वंस है विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी। तो यहाँ पे लिखा है कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है। कवि जो है जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है, वो जीवन को छोटा नहीं समझता, वो बहुत बड़ा समझता है। कैसे, बताता हूँ। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, आपको पता है। समाज में बदलाव लाया जा सकता है, कहते हैं कलम की बहुत ताकत होती है, ठीक। कलम जो है पूरी दुनिया को बदल सकता है बाबू, याद रखिएगा। इसीलिए आइंस्टाइन ने भी कहा था एजुकेशन इज द चीफ डिफेंस ऑफ अ कंट्री, ऑफ एनी कंट्री। यानी अगर आपको अपने देश को बचाना है और लोगों के विरोध के खिलाफ, लोगों के अत्याचारों के खिलाफ खड़ा होना है, तो सबसे पहले आप एजुकेट होइए। अगर आप शिक्षित रहेंगे तो आपको कोई नहीं हरा पाएगा, आप उसको हरा देंगे। इसीलिए शिक्षित होना बहुत जरूरी है। देखिए, साक्षर नहीं बोल रहा हूं मैं, शिक्षित बोल रहा हूं, इसलिए इस पर ध्यान दीजिएगा। निराला इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भों में देखते हैं। अब देखिए, मैं यहाँ पर इसको एक मैंने सामान्य तौर पर मैं आपको समझा दूं वो कहना क्या चाहते हैं। वो कहना ये चाहते थे कि समाज में जो भी अत्याचार, जो कुछ भी हो रहा है, लोगों के साथ बुराइयां, ठीक है ना, अनाचार, उसके बाद रूढ़ियां, पाखंड और जो शोषण हो रहा है, उसके विरोध में उन्होंने क्या कहा था कि आप क्या करिए, उस विरोध में खड़े हो जाइए। तो अब रचनाकार लोग कैसे खड़े होंगे? तो उन्होंने क्या किया, उनके विरोध में रचनाएं करनी शुरू कर दी। तो इन्होंने लोगों को क्या कहा, अपने समकालीन मतलब अपने समय के जितने भी कवि हैं, जितने भी रचनाकार हैं, उनसे उन्होंने आह्वान किया, उनसे अनुरोध किया कि आप भी कुछ ऐसी कविता लिखें जो कि शोषण के खिलाफ हो, ठीक है ना, अत्याचार के खिलाफ हो, अराजकता के खिलाफ हो, ठीक है। उसके बाद जो कुछ भी हमारे साथ बुरा हो रहा है, पाखंडों के खिलाफ हो, रूढ़ियों के खिलाफ हो, ऐसी कविता आप रचना कर ऐसी कविताओं का की आप रचना करें, ये उन्होंने समझाया है। तो यही है आह्वान गीत। तो उत्साह यानी लोगों को उत्साहित किया है, क्या किया है, उसमें जोश भर दिया कि आप भी ऐसा करिए ताकि हमारा समाज और उन्नत बन सके। समझ में आया? ये कविता में खास करके है। लेकिन वहीं दूसरी ओर, एक तरफ तो बादल को दिखाया गया कि वो सबकी प्यास मिटाता है, गर्मी से जो है गर्मी को दूर भगाता है, और कहीं ना कहीं हमारे मन को शांति प्रदान करता है। कौन? बादल, वर्षा होने के बाद, ठीक है ना। लेकिन वहीं दूसरी ओर वो क्या कहते हैं कि बादल गरजता भी है। तो बादल जिस तरह से बारिश होती, बादल बादल से ही तो बारिश होती है ना। तो बारिश होती है तो लोगों का मन तो क्या होता है, शांत हो जाता है। वहीं दूसरी ओर जब वो गरजता है, तो वो गरजने का भाव जो है यहाँ पर कवि ये कहना चाहते हैं कि अपने समय के जितने भी रचनाकार हैं उनको कहते हैं कि आप भी गरजिए, यानी शोषण के खिलाफ, कैपिटलिस्ट लोगों के खिलाफ, पूंजीपतियों के खिलाफ, अमीर वर्ग के खिलाफ, जो शोषण कर रहे हैं उनके खिलाफ, जो अत्याचार कर रहे हैं उनके खिलाफ, जो अनाचार कर रहे हैं उनके खिलाफ, जो भ्रष्ट लोग हैं उनके खिलाफ आप आवाज उठाइए। अब आवाज कैसे उठाइए, और आवाज उठाइए कैसे? आप रचना करिए, आप नई नई रचनाएं ऐसी लाइए जिसकी वजह से उनका विरोध हो सके, समझ में आया, और उनके अंदर जोश आ सके। और यही नहीं, वो खुद भी ऐसी कविता लिखते थे और अपनी कविता से लोगों के अंदर यानी उस समय के और भी रचनाकारों के अंदर जोश भर देते थे। तो यही इस कविता का मूल उद्देश्य है, ठीक है। तो ये हम पहले जान लेते हैं, ठीक। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, उसके बाद दूसरा हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग उत्साह कविता देखते हैं। ये देखिए, ये है आपके सामने उत्साह कविता। उत्साह कविता में क्या कह रहे हैं, बादल गरजो। अब गरजो मतलब मैं आपको बता दिया, यहां गरजने का भाव यह है कि आप जो भी शोषक वर्ग है, पूंजीपति वर्ग है, जो भ्रष्ट लोग हैं, जो अत्याचारी हैं, जो रूढ़ियां हैं, पाखंड है, उनके खिलाफ आप आवाज उठाइए। अर्थात उनके खिलाफ आप ऐसी रचना करिए जिससे लोगों में क्या हो, जागरूकता आए। तो वो कह रहे हैं बादल गरजो। एक तरफ तो वो बादल को गरजने करें, एक देखिए, हर एक कविता में एक सामान्य अर्थ होता है जिसको शब्दार्थ कहते हैं, और एक होता है भावार्थ। तो शब्दार्थ अगर देखें तो सिंपल है, बादल तुम गरजो, घेर घेर गगन धराधर ओ, घेर लो पूरे गगन को धराधर, ए बादल तुम सुनो, ललित ललित, यानी ललित ललित मतलब क्या होता है, मतलब अभी ललित मतलब मैं आपको बताया था ना, मन को हर लेने वाले, काले घुंघराले, यानी ऐसा लगता है कि जैसे किसी के बाल हो
बचपन यानी छोटे बच्चे का जो घुंघराला बाल होता है उस तरह का लगता है। बाल कल्पना के से प्याले, जिस तरह से बच्चों की कल्पना होती है उसी तरह से आप दिखते हो कि अभी अभी जस्ट कल्पना कर रहे हैं कि अब बारिश होगी, अब बारिश होगी, तो ये सामान्य है। लेकिन वहीं दूसरी ओर वो अपने अपने समय के जितने भी रचनाकार हैं उसके अंदर उत्साह भरते हैं और कहते हैं कि आप गरजो, अर्थात विरोध करो। किसके खिलाफ? अत्याचार के खिलाफ, शोषण के खिलाफ, ठीक है ना, पाखंड के खिलाफ, रूढ़ियों के खिलाफ, भ्रष्ट लोगों के खिलाफ, ठीक है ना, और ऐसी रचना करो जिससे लोगों में जागरूकता आए। क्लियर? अब वो कहते हैं विद्युत छवि उर्मे। अब देखिए जिस तरह से बादल, जब आप तो पता है, देखिए इसका साइंटिफिक रीजन तो आपको सब पता है कि चूंकि ऊपर में आयोनोस्फेयर होता है। आयोनोस्फेयर आपने पढ़ा होगा अंग्रेजी में, जिसको आयन मंडल भी कहते हैं हम, ठीक है ना। कई मंडल होते हैं ना, उसमें आयन मंडल होते हैं जिसमें तरह तरह के चार्जेस पाए जाते हैं। और ये जो बादल गरजते हैं, गरजता कैसे है? जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज या नेगेटिव नेगेटिव चार्ज, जो भी दो चार्ज आपस में जब टकराते हैं तो वो जोर से आवाज करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि विद्युत छवि उर्मे, यह बादल भी अपने हृदय में, अपने अंदर क्या है? विद्युत की छवि लिए हुए हैं, यानी उनके अंदर भी बिजली है, उसकी कड़क है। कवि नवजीवन वाले, उसी तरह से कवि भी होते हैं जो कि अपने अंदर एक नवजीवन को लिए हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर कल्पना की भावना होती है। वो कल्पना करके वो क्या करते हैं? लोगों को उत्साहित करते हैं। वज्र छिपा नूतन कविता, और जिस प्रकार बादल में वज्र छिपा होता है यानी बिजली छिपी होती है, उसी तरह से रचनाकारों के अंदर नई नई भावनाएं छिपी होती हैं और नई नई भावनाओं से वो लोगों को जागरूक कर सकते हैं। अपनी नई नई कविताओं से लोगों को जागरूक बना सकते हैं। फिर भर दो, फिर भर दो, यानी जो लोग जागरूक हुए थे, आपको याद आ रहा होगा सन 1857 में जागरूक हुए थे और उसके बाद फिर से लोगों को जगाया गया। 1857 की क्रांति जो है वो विफल हो गई थी, असफल हो गई थी, ठीक है ना। तो यहां पर इसलिए उन्होंने कहा है फिर भर दो, फिर से वही वाली क्रांति दोबारा लाओ और लोगों के खिलाफ क्या करो? भ्रष्ट लोगों के खिलाफ, कैपिटलिस्ट लोगों के खिलाफ, पूंजीपतियों के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, ठीक है ना। ऐसे लोगों के खिलाफ आप क्या करो? एक ऐसी रचना करो जिससे लोगों में जागरूकता आ जाए और लोग उसका विरोध करें और समाज में शांति फैल सके और हमारा देश आजाद हो सके। क्लियर है? अब बोल रहे हैं विकल विकल, देखिए ये सामान्य अर्थ समझिए। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, यानी सामान्य अर्थ में देखें तो काफी गर्मी पड़ रही थी, लोग परेशान थे, व्याकुल थे, एकदम समझ में नहीं आ रहा था, मैंने व्याकुल हो गए थे। विश्व के निदाग के सकल जन, अब विश्व के निदाग मतलब एकदम इतनी गर्मी पड़ रही थी कि सब लोग उससे परेशान थे, ठीक है ना। तो आए अज्ञात दिशा से अनंत घन, और जब अज्ञात दिशा से एक अनंत घन, अनंत घन मतलब होता है जिसको गिना ना जा सके, अनंत है जिसका कोई अंत ना हो, वो घन आता है। घन मतलब बादल आता है। और तप्त धरा, तप्त धरा मतलब ये पूरी धरती जो तप रही होती है, जल से फिर शीतल कर दो। आप क्या करो? उसको शीतल कर दो। तो बादल गरजो, ये सामान्य अर्थ था। अब इसका भावार्थ समझिए। वो कहते हैं विकल विकल उन्मन थे उन्मन, यानी लोग परेशान थे। 1857 की क्रांति हुई थी, ठीक है ना, लेकिन विफल हो गई। लोग फिर सोचने लगे कि भाई हमारा देश भी आजाद हो जाए, हम लोग भी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़े, उससे मुक्त हों, अत्याचारों से मुक्त हों, शोषक वर्ग से मुक्त हों, पाखंडों से मुक्त हों, रूढ़ियों से मुक्त हों, ठीक है ना। और ऐसे कैसे हो सकता है? तो वो अपने समय के रचनाकारों से क्या कह रहे हैं? आह्वान कर रहे हैं, उनको उत्साहित कर रहे हैं कि आप ऐसी रचना करिए जिससे लोग जागरूक हो सकें और हमारा देश आजाद हो सके। और लोग इन लोगों के प्रति, यानी किन लोगों के प्रति? जो भ्रष्टाचारी हैं, जो अत्याचारी हैं, जो शोषक वर्ग हैं, जो रूढ़ियां हैं, पाखंड है, जो उसको उसको अपना हथियार बनाते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ लोग आवाज उठा सकें, ठीक है ना। जिस तरह से अज्ञात दिशा से, जिस तरह से अज्ञात दिशा से बादल आते हैं और बारिश होती है और लोगों का मन शांत हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से कोई तो रचनाकार आइए। अब पता नहीं आप कहां से आएंगे। उन अपने समय के जितने रचनाकार को उनको कहते हैं कि आप ऐसी रचना करिए जिस रचना से लोगों में जागरूकता फैल जाए, ठीक है ना। तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, अर्थात लोगों में अत्यधिक क्रोध है, क्रोध की ज्वाला उसमें धधक रही है, तो आप कुछ ऐसी बात कहिए जिससे उनका क्रोध शांत हो, ठीक है ना। कैसे? उनके क्रोध को उनके उत्साह में बदल दीजिए और उत्साह उतना उत्साहित कर दीजिए कि लोग उनके खिलाफ क्या करें? विरोध करें। और विरोध करने के बाद वो अपने देश को आजादी दिला सके, अपने आप को स्वतंत्र बना सके, भ्रष्ट मुक्त बना सके, अत्याचार मुक्त बना सके, शोषक मुक्त बना सके, तब जाकर उनके मन को ठंडक पहुंचेगी। इसीलिए हे बादल तुम गरजो, अर्थात तुम अपनी
जो है रचनाकार, अपने समय के सब रचनाकारों को कहते हैं कि आप कुछ ऐसी रचना करिए जिससे लोगों के अंदर जागरूकता फैल जाए। सबको समझ में आया? अब बोलिए, किसको कुछ प्रश्न करना है? किसी को कोई प्रश्न करना है? अच्छा रुकिए, आपको मैं अलाउ कर देता हूँ। हाँ, अलाउड तो है आप लोग। बोलिए, सबको समझ में आया? सबको समझ में यस आया? सर। यस सर। कहीं कहीं कुछ यस पूछना है इसमें? देखिए, एक तरफ शब्दार्थ है और एक तरफ भावार्थ है, दोनों को लेके चलना है आपको। ठीक है ना? भावार्थ ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो ये समझ में आ गया। अब हम लोग, तो मैं आगे बढ़ूं? आगे बढ़ता हूं तो ठीक है। यस सर। तो चलिए, अब दूसरी कविता का हम पहले परिचय ले लें। देखिए, दूसरी कविता का परिचय एकदम सामान्य है, बहुत ही आसान है, दोनों ही बहुत आसान है, बस समझने और बस सुनिए ध्यान से। यहाँ कह रहा है अट नहीं रही है। अब अट नहीं रही का मतलब क्या होता है? सामान्य अर्थ होता है कि नहीं अट रहा है। तो अट नहीं रहा है मतलब क्या? अब मान लीजिए इतना छोटा सा बक्सा है और उसमें इतना बड़ा आप कपड़ा डाल रहे हैं या इतना बड़ा सामान रख रहे हैं, तो अटेगा? नहीं अटेगा। यहां पर अट नहीं रही का मतलब वो नहीं है। यहां पर अट नहीं रही का मतलब मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। क्या विश्वास नहीं हो रहा है? देखिए, अट नहीं रही है कविता फागुन। फागुन समझते हैं? फाल्गुन जो समय होता है, फाल्गुन, फाल्गुन की मादकता को प्रकट करती है। ठीक है ना? फाल्गुन का मास होता है, महीना, उसमें यानी जैसे ही ये महीना आता है तो क्या होता है? नई नई पत्तियां, फूल, पुष्प, सब कुछ नया नया, एकदम लगता है फ्रेश हो गया है। ठीक है ना? फागुन का समय। ठीक, अब आगे देखिए। हाँ, तो आगे क्या होता है? कवि फागुन की सर्वव्यापकता सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखता है। यानी फाल्गुन का जो मौसम होता है, फाल्गुन का जो ऋतु होता है, ठीक है ना, फाल्गुन का जो महीना होता है, फाल्गुन के महीने में क्या होता है? इतनी सुंदरता फैल जाती है कि कवि जो देखते हैं वो कहते हैं कि प्रकृति में इतनी सुंदरता है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। मुझे अट ही नहीं रहा है ये बात। बात समझ में है? यहाँ अट नहीं रहा है मतलब मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि क्या प्रकृति फागुन के समय में इतनी सुंदर हो भी सकती है। जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। यानी मन जब खुश हो तो सब कुछ अच्छा लगता है। आप लोगों ने कई मूवीज देखे हैं, ठीक है ना, उसमें अपने दिखाए गए। कहते हैं कि आप बहुत खुश हो तो आपको कोई बुरा भला भी कह दे तो आपको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप खुश हैं। ठीक है ना? आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वही बात है। सुंदर शब्दों के चयन एवं लय ने कविता को भी फागुन की तरह सुंदर एवं ललित बना दिया, यानी मन को हर लेने वाला बना दिया और सुंदर बना दिया। जिस तरह से फागुन सुंदर होता है। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पौष, माघ, फाल्गुन। फाल्गुन क्या है? फाल्गुन का महीना, यानी आप समझ रहे हैं, ठीक होली। उसी समय वसंत ऋतु का भी महीना होता है। आप ध्यान देखें, आप लोगों ने क्लास, शायद मुझे लगता है छठी कक्षा में आपने पढ़ा है आया वसंत। आया वसंत। तो आया वसंत जो है वो क्या होता है? पूरा बदल देता है। तो उसी तरह से यहाँ पर देखिए फाल्गुन का, तो उसी समय वसंत भी आता है, वसंत ऋतु। ठीक। तो उस समय सब कुछ नया नया, सब कुछ बढ़िया लगता है। तो चलिए अब सीधे कविता पर आते हैं। यानी कहने का मतलब है, ये फाल्गुन का जो समय होता है, उस समय इतनी सुंदरता फैल जाती है, इतना साफ सुथरा हो जाता है सब कुछ, सब कुछ नया नया लगने लगता है और इतना खूबसूरत कि कवि को विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ऐसा हो भी सकता है। और कभी प्रकृति इतनी सुंदर है, मुझे तो पता ही नहीं था। तो चलिए सीधे अब आते हैं कविता पर। ठीक है? ये देखिए, अट नहीं रही है। तो क्या नहीं अट रही है? अट नहीं रही है। आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। आभा मतलब चमक। फाल्गुन की जो चमक है वो मेरे तन सट नहीं रही, यानी मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा, मुझे लग ही नहीं रहा है कि मैं सच में इस फाल्गुन को देख रहा हूं। ठीक है ना? वो कह रहे हैं, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। एक तो चारों तरफ नए नए फूल खिलते हैं, नई नई पत्तियां आती हैं, तो चारों तरफ खुशबू ही खुशबू होती है। तो वही कह रहे हैं, जब आप सांस लेते हैं तो आपको खुशबू ही खुशबू नजर आती है। उस समय खुशबू ही खुशबू एहसास होता है। तो वो कह रहा है अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही, यानी विश्वास ही नहीं हो रहा है मुझे। ठीक है ना? कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, यानी ऐसा लगता है कि हे फाल्गुन, तुम जब सांस लेते हो तो पूरे चारों तरफ, चारों तरफ का माहौल जो है वो खुशनुमा और क्या होता है, बहुत ज्यादा क्या होता है, खूबसूरत सा माहौल बन जाता है। यानी बहुत ही माने खुशबूदार उसको कहा गया। ठीक है ना? उसके बाद कहते हैं वो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। और जब ऐसा मौसम आता है ना तो लगता है कि एकदम उड़ने लगे हम। यानी कहने का मतलब है हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहता।
यहाँ पर कर देते हो मतलब ऐसा लगता है मेरे पंख लग गए हैं। यहाँ पे पंख लग जाने का मतलब असल में पंख नहीं, ठीक है ना, ये लाक्षणिकता है, कल भी मैंने बताया था। जैसे चौकन्ना हो जाना, तो चार कान वाला हो जाना, यानी ज्यादा सजग हो जाना। तो यहाँ पर कर देते हो मतलब मुझे पर आ गए, यानी मुझे समझ में नहीं आता, मैं मतलब तुम्हारी सुंदरता को देखकर मैं मदमस्त हो जाता हूँ, पागल होने लगता हूँ, ठीक है ना। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। मैं कोशिश भी करता हूं कि तुम्हारी फाल्गुन की सुंदरता को मैं न देखूं, लेकिन हो ही नहीं पाता, बार बार मेरी नजर उधर ही चली जाती है। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, पूरे पत्तों से सारी डालें लदी हुई हैं, कहीं हरी हरी पत्तियां कहीं लाल लाल पत्तियां, इतनी खूबसूरत, ठीक है ना, बहुत ही खूबसूरत लगता है। उस समय आम की नई नई पत्तियां भी आती हैं, जिसको कोपल, नए नए कोपल, आप ध्यान देखिए। ठीक उसी समय वसंत पंचमी भी होता है, फाल्गुन का, है ना। आप देखिएगा तो ठीक उसी मौसम में होता है। वसंत ऋतु होती है, लेकिन फाल्गुन का महीना होता है, जिसे हम कहते हैं होली। होली भी उसी समय हम लोग मनाते हैं, ठीक है ना। तो उस समय ना ही ठंडा होता है ना ही गर्मी होती है, बहुत अच्छा मौसम होता है। अब वो कह रहे हैं, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, ऐसा लगता है कि मेरे हृदय में, यानी देखिए कहीं पड़ी है, कहीं पड़ी है मतलब गले में लगी हुई है, उर में अर्थात हृदय में, मंद मतलब हल्का हल्का, गंध मतलब खुशबू, पुष्पमाल मतलब लगता है पुष्प की माल, यानी फूलों की माला की जो गंध है वह धीमी धीमी, ठीक है ना, मध्यम मध्यम सी मुझे सुगंध आ रही है, ठीक है ना। ऐसा लगता है मेरे गले में पड़ा हुआ है, क्यों? क्योंकि चारों तरफ खुशबूदार माहौल रहता है, खुशनुमा माहौल रहता है। पाठ पाठ शोभाश्री, यानी हर एक अंश, फाल्गुन के समय में प्रकृति का हर एक अंग जो है, एकदम कोना कोना क्या होता है, शोभाश्री, बड़ा ही शोभायमान लगता है, खूबसूरत लगता है, आकर्षक लगता है, सुंदर लगता है। तो वो कह रहे हैं पट नहीं रही है, यानी मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है। मतलब मैं ये सोच रहा हूं कि शायद में ऐसा होगा, इतनी खूबसूरत हमारी प्रकृति होगी, लेकिन मैं देख भी रहा हूं, लेकिन मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है। मैं चाह कर भी विश्वास नहीं कर पा रहा हूं कि फाल्गुन की शोभा इतनी न्यारी होती है और इतना खूबसूरत, इतना आकर्षक होता है, तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, ठीक है ना। इसलिए वो कह रहे हैं अट नहीं रही। सबको समझ में आया ये कविता? रुकिए मैं आपको अलाउ कर देता हूँ। ये कविता सबको समझ में आई? आप बताइए, बोलिए। अब दोनों में, दोनों कविताओं में कोई परेशानी है किसी को? नो सर। पक्का समझ में आ गया ना? तो देखिए बाबू, आपको यस सर। इसको भी अपनी भाषा में लिख लेनी है, आपको जो भी समझ में आया है। पढ़िए 10 जगह, लेकिन दिमाग अपना लगाइए, कॉपी मत करिएगा। कोशिश कीजिए कि आप खुद से लिखिए, जरूरत पड़े आप मुझसे पूछिए, मैं दोबारा बताऊंगा जहां आपको ना समझ में आए, लेकिन खुद से करिएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। तो चलिए, हम लोग फिर अगली कक्षा में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें। सेम सेम टू यू सर। ओके।